काइनेटिक्स का जो थोड़ा सा मैं बात करूं, अगर रेट एक्सप्रेशन से आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में हम लोग उसे पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, उसी बिहाफ पर हम पढ़ने वाले हैं आज रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा कैसे पढ़ते हैं। हाँ, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की हम बात करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में मैंने क्या काम करा, एक रिएक्शन कंसिडर करी, A+B एरो C+D। अब इस रिएक्शन की अगर बात करूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखूंगा R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करा, क्या आ गया, कांस्टेंट K, तो R इक्वल टू K कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B। ये कुछ बना मेरा। ठीक है, R क्या है मेरा, रेट ऑफ रिएक्शन, K जो निकल के आया उसे मैं क्या नाम दूंगा, रेट कांस्टेंट, एंड A और B क्या है मेरी, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। आफ्टर दैट अगर इसके बारे में बात करता हूं, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है खाली। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, कोई रिएक्शन मैं दोबारा कंसिडर करता हूं, AA प्लस BB एरो CC प्लस DD। ठीक है, अच्छा अगर इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में यूज करता A B C D, तो आप क्या करते, A फिर यहां पे क्या आ जाता, B आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करता हूं, फॉर रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा है हमारा, और यहां पे क्या, यहां पे भी सेम होगा बिल्कुल। R इक्वल्स रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आपका A और B, जरूरी नहीं है कि भाई वो हम यहाँ पे लिखें A और B, क्योंकि देखो ये जो डाटा है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा है, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा है तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि भाई A ही हो या B हो, आप कुछ और वेरिएबल यूज कर लो। आपने लगाया यहाँ पे X और Y सपोज करो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका A X के इक्वल हो, और ये कंडीशन भी हो सकती है A इज नॉट इक्वल टू X, मतलब दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि भाई आपका A X के इक्वल हो ही या A X के इक्वल ना हो। ठीक है, मतलब ये है कि आप कुल मिलाकर रेट लॉ एक्सप्रेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखने वाले कुछ और वेरिएबल यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको सपोज करो क्वेश्चन कह देता है कि भाई a reaction is first order with respect to A and zero order with respect to B। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आएंगे, देखो चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस ये होंगे आपके, ये बनेगा R इक्वल टू K कंसंट्रेशन A। अब देखो A के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर दे दिया आपको, फर्स्ट, तो मतलब X के पे क्या यूज करोगे, फर्स्ट यूज कर लोगे। फिर आपसे कह दिया कि B के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या दे दिया आपको, 0, और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इक्वल टू K कंसंट्रेशन A। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज कर लेते हैं कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज नहीं करते, उसकी जगह पे आप X Y P Q कुछ भी यूज कर लो, बट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज मत करो। क्यों, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है सारा, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो हमें थोड़ा ना पता होगा कि भाई हो सकता है ये इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि ये इक्वल ना हो। ठीक है, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ, अच्छा बात आती है फिर आपके रेट कांस्टेंट की। जैसे रिएक्शन लिखी मैंने कोई और, एक दो बार और ट्राई करते हैं। A से बनाया मैंने, सपोज करो A प्लस B, इससे बन गया मेरा C। ठीक है, यहाँ A यहाँ B और यहाँ पे क्या मान लिया, C मान लिया। ठीक है, इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन A की पावर X एंड B की पावर Y। जब तक कुछ ना कह दे, ऑर्डर अगर गिवन ना हो
कि ए के रेस्पेक्ट में ये दिया हुआ है, बी के रेस्पेक्ट में ऐसा दिया हुआ है, तब तक कुछ नहीं करना, तब तक आप कोई भी वेरिएबल एक्स वाई पी क्यू लेके चलते रहिए। ये हो गया, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया इसका। अच्छा, बात आती है रेट कांस्टेंट की। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? तो रेट कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, अगर सिंपल सी बात है, बिल्कुल ए एरो बी लिया आपने, कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको इसने लिख दिया, आपने लिख दिया आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए, और आपकी कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन में कर दूं 1। ये क्या कोई भी रिएक्शन हो, अगर सभी मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, वट एवर द ऑर्डर, ठीक है, सभी मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर 1 है तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के। तो डिफाइन कैसे करेंगे रेट कांस्टेंट को? रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे भाई? सिंपल सी डेफिनेशन, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल, कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, कि रेट कांस्टेंट क्या है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। कब? जब व्हेन ऑल द मोलर कंसंट्रेशन आर टेकन एज यूनिटी, जब सभी मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तभी आपका रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, एक डेफिनेशन ये होगी सिंपल सी इसकी। बाकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है आपका के, बाकी किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ना ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जब भी तो मैं बार बार लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर होगा। चलिए देखते हैं आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल एकदम, कहते हैं ना, बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे देखते रहिए फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल टर्म। सपोज कीजिए आपने लिखा, कोई रिएक्शन कंसिडर करी, कंसिडर अ रिएक्शन, और रिएक्शन क्या दी हुई है आपको? ए प्लस बी एरो सी प्लस डी। ठीक है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो क्या लिखोगे? आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए की पावर ए नहीं लेनी है ना, क्या लेना है? एक्स, और कंसंट्रेशन बी की पावर क्या होगी? वाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सिंपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, देखो मोलर कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट होंगे, मोलर कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट होंगे, उन एक्सपोनेंट का सम ही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या है, यहां एक्सपोनेंट क्या आ रहा है इसका? एक्स, यहां एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। क्लियर, एक्स प्लस वाई हो गया। सपोज करिए कोई रिएक्शन दे दिया आपको, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एरो, उसने प्रोडक्ट बनाया पी। चलिए, इसके लिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, कैसे लिखेंगे? आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, कंसंट्रेशन सी। आपको कुछ बताया नहीं है कि ए के रेस्पेक्ट में क्या है रिएक्शन, बी के रेस्पेक्ट में क्या है, या सी के रेस्पेक्ट में क्या है। तो आप वेरिएबल क्या लेने वाले हैं? यहां ले लो आप एक्स, यहां ले लो आप वाई, यहां ले लो क्या ले लो? जेड। पर सेम नहीं लेना है कभी भी। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ये मैं पहले बता चुका आपको। अब अगर यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हो गया। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी, वट एवर द रिएक्शन, ये मैटर नहीं करता, बस सिंपल याद रखना है, एक्सपोनेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो भी मोलर कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स होंगे उनका आप सम कर दो, वही क्या होगा? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, सबसे स्पेशल बात क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नोट करना है, नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे से, और एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मैं बात करता हूं आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑर्डर क्या हो? जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, देखो क्या होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल, अमोनिया का डिकम्पोजिशन कराइए आप इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, तो ये आपको देगा N2 प्लस 3H2, और इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है R इक्वल टू के कंसंट्रेशन NH3 की पावर जीरो। जीरो हो गया ना भाई, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और जिसकी एक्सपोनेंट अगर जीरो हो गया आपका यहाँ पे, तो जिसकी पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? के। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया जीरो ऑर्डर का। देन सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर में आ जाती है सारी की सारी मोस्टली। जैसे बात करूं मैं अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की, तो ये देखा आपको N2 + 2H2O। तो इसके लिए अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या लिखेंगे, R = K कंसंट्रेशन NH4 NO2 की पावर 1। ठीक है, सिंपल। 1 आ गया तो 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। भाई इसका ऑर्डर पूछा है सपोज करो, तो एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है 0, तो 0 हो गया। ऑर्डर अगर इस रिएक्शन का पूछा जाएगा तो रेट लो एक्सप्रेशन देखो क्या आ रहा है, खाली फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं किसका बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करूं, सेकंड ऑर्डर में हमारा क्या होगा भाई, जहां पे रेट लो एक्सप्रेशन में क्या हुआ आपका, जैसे सपोज कीजिए कंसीडर करिए कोई रिएक्शन A + B एरो C + D। मैंने कह दिया कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and second order with respect to B। तो मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा इसके लिए, R = K कंसंट्रेशन A। देखो फर्स्ट ऑर्डर A के रेस्पेक्ट में बोल दिया तो A की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B, तो B की पावर भी क्या हो गई, 1 हो गई। मुझे निकालना है इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। मतलब केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह देता है इस तरीके से तो आपको इस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ली मैंने, 2NO2 एरो 2NO + O2, सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। तो यहां क्या बनेगा, रेट बनेगा R = K कंसंट्रेशन NO2 की पावर 2। तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। फोर्थ की अगर बात करूं, फोर्थ लेता हूं, जैसे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारे में जो है वो सेकेंड ऑर्डर तक ही है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करूं, 2NO + O2 एरो 2NO2 बन जाएगा। ठीक है, यहां की अगर बात करूं मैं, आपका रेट अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, R = K कंसंट्रेशन, थर्ड ऑर्डर बोला है ना, रेट जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट रिएक्शन का होता है वो ये होता है O2 की पावर 1। ये मैं नहीं लिख रहा, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मे और मे नॉट बी इक्वल, मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो ये एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड है सारा। तो यहां अगर ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ वन लिया हमने, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शनल की अगर बेटा बात करूं तो जहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन हो, जैसे मैंने रिएक्शन ली H2 + Br2 एरो 2HBr। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली होता है वो होता है आपका R = K कंसंट्रेशन H2 कंसंट्रेशन Br2 की पावर 1/2। ठीक है, अब रेट अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर क्या होगा इसका, भाई इसकी पावर 1 हो गई, 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2। तो फ्रैक्शनल हो गया ना ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकाल सकते हो, कब, जब आपके पास ये गिवन होगा। विदाउट रेट लॉ एक्सप्रेशन यू कांट कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन जो है वो ऑर्डर पे भी डिपेंड करेगी, क्यों, कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट है ना भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, प्लीज ट्राई करिए उन्हें जल्दी से फटाफट। इसके बाद जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। काफी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, डिफरेंट ही यूनिट होगी आपकी रेट कांस्टेंट की। ठीक है, 0 से शुरू करते हैं, कहीं तक चले जाइए। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करते हैं, कोई रिएक्शन कंसिडर कर लो ऐसी, कंसिडर अ रिएक्शन। आपको ऑर्डर अब गिवन है, 0 बोल दिया है ना,
रिएक्शन लिए आपने सपोज करो ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। और इसके लिए अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है जीरो ऑर्डर के लिए तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए की पावर जीरो। क्यों जीरो क्यों लिखा, क्योंकि जीरो ऑर्डर हमें गिवन है। चलिए जिसकी पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 1 हो जाती है मैथमेटिकली। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया, मतलब यूनिट ऑफ आर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की यूनिट होती है हमारी क्या, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। टाइम आपका मिनट में हो चाहे सेकंड में हो चाहे आवर में हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हो गया, सॉरी जीरो के लिए ये हो गया आपका। सेकंड वन जो निकालेंगे वो निकालेंगे आपका फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी सेम कंसीडर रिएक्शन कर लो। कैसे, सपोज करो आपने लेट करी ए एरो बी, इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए की पावर 1 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर अपॉन कंसंट्रेशन ए। ठीक है, देन आफ्टर दैट यही साइड में कर लेते हैं, यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ऑफ आर अपॉन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ए। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। ठीक है, रेट की यूनिट आपको पता ही है, ऊपर देख लो चाहे, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स। कैंसिल हो गए दोनों आपस में। तो यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा बेटा, यूनिट ऑफ के आ जाएगा आपका टाइम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो आप, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर कीजिए क्या, ए एरो बी। तो क्या बनेगा, आर, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए, सेकंड ऑर्डर तो पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए तो के इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या होगा, आर की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, अपॉन कंसंट्रेशन ए स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, कंसंट्रेशन यूनिट 2 बार लिख दो आप नीचे, मोल लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मोल लीटर इनवर्स। दोनों कैंसिल हो गए आपस में। तो यूनिट क्या बनेगी के की, यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू मोल इनवर्स लीटर, आगे क्या आएगा बेटा, सेकंड इनवर्स। ये हो गया। ठीक है, आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किस तरीके कहीं से भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन वगैरह किसी की भी निकाल सकते हो। एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर है ना, nth ऑर्डर के लिए निकालेंगे, फॉर nth ऑर्डर यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या, 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ठीक है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप चाहे 2 डालिए चाहे 1 डालिए, चेक करके देख लो, देखो फटाफट क्या होगा। सपोज कीजिए आपको जीरो ऑर्डर के निकालनी है, तो आप n की जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ पे 0 डालेंगे, 1 माइनस 0 करो, सेम एज इट इज ये आ जाएगी निकल के। फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है तो आप क्या डालोगे, n की जगह पे 1 डाल दो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म जो हो गई 1 के इक्वल हो गई, तो खाली क्या बचेगा, टाइम इनवर्स। सेकंड ऑर्डर की निकालनी है तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आएगा। फ्रैक्शन, थर्ड, कुछ भी निकाल सकते हो आप। इवन क्वेश्चन जो कहता है, पता क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है के की वैल्यू देने के बाद में कोई के की वैल्यू दे दी आपको, सपोज कीजिए के कह दिया आपसे, के दे रखा के इक्वल टू 300 सेकंड इनवर्स, बताइए क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता है टाइम इनवर्स यूनिट कहाँ होती है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर। तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, इसको देख के पता लगा सकते हो। अगर दिए भी ना क्वेश्चन तो कभी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यूनिट देख के भी पता लगा सकते हो आप ना। क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एक एग्जांपल है इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों पार्ट में क्या दे रखा है, के की यूनिट दी हुई है और आपसे पूछ रहा है बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा के की यूनिट देख के। तो बहुत सिंपल है, कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। देखिए मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिंपल कोई रिएक्शन दे दिया आपको, सपोज करो मैंने दे दिया अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, NH4 NO2 एरो
डिकम्पोज होने पे देता है आपको N2 + 2H2O, ठीक है, ये दे दिया। और सपोज कीजिए एक रिएक्शन ये ले लिया H2 + Br2 एरो, ये बन गया मेरा यहाँ पे 2HBr, ठीक है। ऐसे ही ये रिएक्शन ले लिया कि हमने 2NO + O2, क्या बन गया इससे 2NO2, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी तो बाद में देखेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा भाई, पढ़ने का तरीका ये होगा कि 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, कितना मोल दिया होगा इसका 1 मोल, 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज टू गिव N2H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O। या दूसरी वाली रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे क्या पढ़ेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ब्रोमीन गैस कंबाइंस टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ HBr। या फिर यहां क्या पढ़ेंगे 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कुल मिला के मॉलिक्युलरिटी है क्या, मॉलिक्युलरिटी क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं, मतलब कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने के बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट। उसी पर्टिकुलर नंबर को हम नाम दे रहे हैं मॉलिक्युलरिटी। जैसे बात करता हूं फर्स्ट केस में, तो यहां मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, अगर यहां मॉलिक्युलरिटी की मैं बात करता हूं पहले रिएक्शन में, तो यहां एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी 1। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां मॉलिक्युलरिटी 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरी वाली रिएक्शन की अगर बात करूं तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यहां मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी। मॉलिक्युलरिटी अगर 2 हो जाएगी तो इसे बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। और अगर बात करूं इसकी तो यहां पे क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी जो होगी वो हो जाएगी बेटा 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इन रिएक्शंस को बोलेंगे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। लेकिन फिर आप कहोगे कि सर 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी होती नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड नहीं कर पाते, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होगी, फिर होगी मोर देन 1 स्टेप, फिर वहां मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है। मोर देन 3 मॉलिक्युलरिटी नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते, मतलब करेंगे भी तो बहुत कम चांसेस होंगे, बहुत कम चांसेस होंगे। दैट्स व्हाई मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा कभी भी नहीं होती, ठीक है। अब 3 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस तो सर हमने ऐसी देखी हुई है कि जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 3 से ज्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उसी बिहाफ पर हम 2 टाइप्स ऑफ पढ़ने, दो तरीके की केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है हमारी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री रिएक्शन, सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होती है बच्चे हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं, बहुत सिंपल जिसे कहते हैं, एलिमेंट्री क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाती है सिंगल स्टेप में, कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। और सिंगल स्टेप में अगर कंप्लीट होती है तो इन रिएक्शंस के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जो मॉलिक्युलरिटी होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम, बोथ आर सेम, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहां क्या होगा, यहां बात थोड़ी सी खराब हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, सीधी सीधी सी बात बताऊं, अगर मॉलिक्युलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जबकि ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर क्या है हमारा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। चलिए, तो यहां तो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन हो जाएगा सिंगल स्टेप से ही, लेकिन यहां पे क्या होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में, देखो जब एक से ज्यादा स्टेप होगा तो एक से ज्यादा स्टेप होने पर हमें मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। किसी बच्चे ने अगर ऑर्गेनिक पढ़ी हो थोड़ी बहुत
या जैसे भी आपने देखा हो तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके एरो के ऊपर लिखा होता है स्लो, कुछ के ऊपर लिखा होता है फास्ट। तो स्लो फास्ट से क्या मतलब है? स्लो का मतलब स्लो जा रही है रिएक्शन, स्लो स्टेप हो गया। बहुत तेज हो रही है तो फास्ट स्टेप हो गया। ठीक है, एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। कोई कंपनी साइकिल मैन्युफैक्चर करती है, साइकिल मैन्युफैक्चर करती है और वो पर डे बनाती है आपकी 200 आपके पेडल बना रही है, सीट कवर बना रही है, लिख लेते हैं चलिए ठीक है, 200 बनाती है वो आपके सपोज करो टायर्स, और 400 बना रही है वो आपके पैडल्स। ठीक है, 200 ही बना रही है वो आपकी सीट, लेकिन 50 बना रही है वो आपके हैंडल्स। और आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स पर डे कितनी प्रोडक्शन हो रहा है साइकिल्स का, मतलब एक दिन में कितनी साइकिल बनके तैयार हो रही है। तो पता है एक बच्चे का आंसर क्या आया था? बच्चे का आंसर आया था कि सर लोहा तो आपने दिया ही नहीं है तो साइकिल बनेगी कहां से। ठीक है, तो वो एक मजाक था खाली। तो हम अगर डाटा देखें तो सारा डाटा कंबाइन करने के बाद में देखो 50 हैंडल बन रहे हैं डेली, तो रेट जो होगा प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ साइकिल प्रोडक्शन वो किस पर डिपेंड करेगा? 50 हैंडल्स पे। सबसे कम प्रोड्यूस हो रहा है भाई, सबसे कम क्या बन रहा है? हैंडल बन रहा है, तो उसी पे क्या डिपेंड करेगा? प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारी क्या कंप्लीट हो रही है? एक से ज्यादा स्टेप में। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? कि सर उस पर डिपेंड करेगा जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? स्लो होगा। जो सबसे धीरे रिएक्शन होगा भाई वहीं तो मेजर कर पाओगे। आपसे कह दिया फास्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन बहुत तेजी के साथ हो रही है, क्या करोगे रेट मेजर करके? उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा हमारे लिए। रिएक्शन का स्लो स्टेप जो होगा उसी स्टेप को हम नाम देते हैं बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS, है ना। स्लोएस्ट स्टेप of the reaction is considered as rate determining step, that is RDS। फर्स्ट वाले का पढ़ के हम करेंगे क्या भाई? उसका कोई सिग्निफिकेंस रहेगा ही नहीं। सीधी मैं अगर बात करूं आपसे तो किसी भी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपका स्लो स्टेप पे। जो आपका स्लो स्टेप होगा उसी को हम नाम देते हैं RDS। ऑर्गेनिक में बहुत सारी जगह लिखा होगा RDS है ना, RDX नहीं, वेलकम वाला RDS है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी आपका यही एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आफ्टर दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। NCERT जरूर पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से आना है, बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए।